नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत अलवर जिले की बात करने वाले हैं। मतलब हमारा जयपुर संभाग जो है उसमें एक जिला अपना हो चुका है, जयपुर जिला। आज हम अलवर को प्रारंभ करेंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी साथियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अपने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था बांसवाड़ा जिला दर्शन का पार्ट 1, वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। 2 हफ्ते के अंदर 1 लाख व्यू उसके क्रॉस हो चुके हैं। तो अब तक का सबसे वायरल वीडियो जो है अपने जिला दर्शन का बांसवाड़ा जिला दर्शन रहने वाला है, पार्ट 1। आप सभी साथियों ने ये सहयोग दिया, उस वीडियो को वायरल किया, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर किया। इस सभी के लिए संकल्प परिवार की ओर से हार्दिक प्रेम, हार्दिक आभार, सभी को धन्यवाद। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। रणथंबोर की धरा से प्रणाम, अफीम वाले देवता की नगरी से प्रणाम, बाड़मेर की धरा से प्रणाम, मान सिंह जी कांठल से जोहार कर रहे हैं, बिल्कुल राम राम आपको प्रणाम। मारवाड़ की धरा से प्रणाम, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। ममता जी गर्ग जय मेवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल जय मेवाड़, जय चित्तौड़। सिया राम जी सारण प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रणाम है। तमन्ना जी बानू जय चित्तौड़, बिल्कुल चित्तौड़ से राम राम है। मारवाड़ की पावन धरा से राम राम, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा इसी प्रकार से आप सभी शेयर करते रहे, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अपनी जो क्लासें हैं वो लगभग हम बात करें 125 के आसपास अपनी क्लासें जा चुकी है जिला दर्शन की। अभी ये जो क्लास चल रही है इससे पहले भी हमने जिला दर्शन की 56 क्लासें कर ली है। ये व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की थी। एक बार ये सीरीज खत्म होने के बाद एक नया धमाका और भी कुछ करेंगे। बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। बांसवाड़ा से भी प्रणाम आ गया है, बिल्कुल सर। शांतिलाल जी मीणा वहां से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी क्लास को शेयर करें। और जो भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हैं जिनका जिला हो चुका है वो तो अपने जिले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को उसकी भी जानकारी दें। बिल्कुल सीरा राम जी बधाई दे रहे हैं, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के सहयोग और स्नेह से ही ये काम हो पाया है। मैं तो अपनी तरफ से शेयर करता ही हूँ आप सभी साथियों को, क्योंकि यहाँ पर क्लास मेहनत करके ली जा रही है तो उस मेहनत का फायदा आपको भी मिले। आप भी साथी उस क्लास को देखें, शेयर करें और वो क्लास आपके लिए काम आए, यही मेरा ध्येय रहता है। पूरे दिन में एक क्लास के लिए मेहनत करता हूँ तो बिल्कुल ये उस मेहनत का परिणाम है और आप सभी साथियों का सहयोग रहा है। बिल्कुल टाइगर सिटी सवाई माधोपुर से प्रणाम। बाघों की मांड की आज हम बात करेंगे। बाघों की मांड जो है ये अलवर को कहा जाता है। बाघों का घर जो है वो रणथंबोर अभयारण्य को कहा जाता है। बाईतू से भी प्रणाम है, अब बिल्कुल प्रणाम हो चुका है। चौथ माता की धरती से भी प्रणाम आ गया है, अब क्लास को प्रारंभ कर देना चाहिए। विकास जी गंगानगर से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को प्रणाम। अजमेर की पावन धरा से प्रणाम, रशिया जी खान आपको प्रणाम है। चूरू की धरा से प्रणाम, क्या बात है, आज तो नए नए नाम देखने को मिल रहे हैं। नागौर की धरा से प्रणाम है। धौलपुर से लोकेंद्र जी प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रणाम है। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। प्रतापगढ़ से भी बंसीलाल जी ने प्रणाम कर दिया है। इसका मतलब पूरा राजस्थान उपस्थित हो चुका है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अलवर जिला दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अलवर के सामान्य परिचय में परिवहन की बात करते हैं। परिवहन कोड क्या है जिले का? परिवहन कोड है RJ02। RJ01 किसका है? अजमेर का है। उपनामों की यदि हम बात करें, जनरली उपनामों में 2 प्रकार के उपनाम आते हैं। एक नाम आता है प्राचीन और एक नाम आता है भौगोलिक उपनाम। तो प्राचीन उपनाम में कौन से उपनाम शामिल हैं, भौगोलिक में कौन से शामिल हैं, बात करते हैं। यहाँ पर प्राचीन में पूर्व में इसे साल्व प्रदेश कहा जाता था। साल्व प्रदेश जो है वो अलवर को कहा जाता था। इसके अलावा ये मेवात का हिस्सा है, मेवात प्रदेश। तो यहां पर हम बात करते हैं साथियों, मेवात प्रदेश जो है इसमें अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। अलवर व भरतपुर। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए मेवात का हिस्सा किस जिले को माना जाता है, यदि एक जिले का ऑप्शन हो तो सबसे पर्टिकुलरली शानदार आंसर अलवर होगा। लेकिन यदि 2 जिलों के जोड़े दे रखे हो, 2 जिलों के बारे में बता रखा हो तो उसमें आपको 2 जिले शामिल कर लें। बिल्कुल सभी को प्रणाम है। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, उसकी भी बात करने वाले हैं। बात करते हैं इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का
कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, जबकि इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं मेरे साथियों। इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान का सिंहद्वार। अलवर की आकृति जो है वो सिंहद्वार की तरह, शेर जिस प्रकार से दहाड़ता है और अपना मुंह खोलता है उस आकार में क्या है अलवर का जिले का मैप है। ये इस प्रकार से, जैसे हम इस मैप की यदि हम कल्पना करें तो ये जो है ऐसा लगता है जैसे शेर ने दहाड़ मार रखी हो, दहाड़ का जैसा ये चित्र बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भौगोलिक उपनामों के बारे में। इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का इसे सिंहद्वार कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड बेसिकली लंदन के अंदर पड़ता है। और स्कॉटलैंड दुनिया में किसके लिए फेमस है? शराब उत्पादन के कारण, शराब उत्पादन के कारण अधिकांश जो शराब की फैक्ट्रियां हैं वो कहां पर है? राजस्थान में, अलवर में है। दुनिया में शराब और शैंपेन के लिए जो जगह जानी जाती है वो जगह जानी जाती है स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड कहां पर पड़ता है? ये ब्रिटेन के अंदर पड़ता है। ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुभंकर के बारे में। जिले का शुभंकर क्या है? तो सांबर जिले का शुभंकर है। सांबर क्या है? यहाँ का शुभंकर है। बाग यहाँ का शुभंकर नहीं है। इसके अलावा हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, 8,380 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 36.74 लाख यहाँ की जनसंख्या है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं जयपुर व जोधपुर के बाद राज्य में तीसरा स्थान इसका माना जाता है। नेक्स्ट बात करें साक्षरता जिले में कितनी है? 70.7% जिले की साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करते हैं, 895 यहाँ का लिंगानुपात है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनघनत्व कितना है यहाँ का? तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तहसीलों की बात करें, बहुत ज्यादा तहसीलें इस जिले के अंदर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तहसीलों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी तहसील है? तिजारा यहाँ पर तहसील है, किशनगढ़ का बांस यहाँ पर तहसील है, राजगढ़ यहाँ पर तहसील है, रामगढ़ यहाँ पर तहसील है, लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर तहसील है, कठूमर यहाँ पर तहसील है, अलवर यहाँ पर तहसील है, थानागाजी तहसील है, बानसूर यहाँ पर तहसील है, बहरौड़ यहाँ पर तहसील है, मुंडावर यहाँ पर तहसील है और कोट कासिम यहाँ पर तहसील है। तो तहसीलों के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले तहसील लेते हैं अलवर। अलवर भी यहाँ पर एक तहसील है। इसके अलावा हम लेते हैं कोट कासिम। ध्यान रखें कोटपुतली जयपुर में है, जबकि कोट कासिम जो है वो कहां पर है? वो अलवर में है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजगढ़ के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं रामगढ़ के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं बहरोड़ के बारे में। बहरोड़ भी यहाँ पर तहसील है। इसके अलावा बात करते हैं मुंडावर भी यहाँ पर तहसील है। इसके अलावा हम बात करते हैं थानागाजी यहाँ पर तहसील है। लक्ष्मणगढ़ भी यहाँ पर तहसील है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी है, लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर भी है, राजगढ़ चूरू में भी है, राजगढ़ अलवर में भी है, कोट कासिम अलवर में है, जबकि कोटपुतली जयपुर में है। मुंडावर की बात करें, मुंडावर अलवर में है, जबकि मंडावर दौसा के अंदर है, जहां पर जिसका संबंध किससे है? राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री से है। इसके अलावा हम बात करते हैं बानसूर का संबंध इससे है। किशनगढ़ का बांस, किशनगढ़ का बांस जो है वो इस जिले से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करते हैं कठूमर यहाँ पर तहसील है और तिजारा इसमें तहसील है।
तिजारा इसमें तहसील है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत ही प्रसिद्ध तहसील है। लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर हम बात करते हैं, लोकसभा क्षेत्र है अलवर। अलवर जो है वो लोकसभा क्षेत्र है। और यदि विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा क्षेत्र में और तहसीलों में कितना सा अंतर है, तो यहाँ पर विधानसभा में एक तो थानागाजी जो क्षेत्र है, थानागाजी इसमें क्या है, विधानसभा क्षेत्र नहीं है। एक इसमें कोट कासिम जो है वो विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इनकी जगह दो नए विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन से हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। विधानसभा क्षेत्र में यदि हम बात करें, अलवर, अलवर शहर व अलवर ग्रामीण, ये तो क्या है, दो नए विधानसभा क्षेत्र हैं। बाकी जो है ये दूसरे के दूसरे ही नाम है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम। और कौन कौन से इसमें क्षेत्र है, तो यहां पर बात करते हैं राजगढ़ के बारे में। राजगढ़, राजगढ़ के बाद रामगढ़, इसके बाद बात करें बहरोड, बहरोड के बाद मुंडावर, मुंडावर के बाद में लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ के बाद बानसूर, इसके बाद किशनगढ़ बांस, किशनगढ़ बांस, और इसके बाद में कठूमर, कठूमर, तिजारा। इस प्रकार से ये इसमें विधानसभा क्षेत्र है। पड़ोसी जिलों की हम यहाँ पर बात करते हैं, भाई कौन कौन से जो जिले हैं वो क्या है, अलवर के पड़ोसी जिले हैं जिनके साथ इनकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से हम देखते हैं, भाई ये रहा अपना जिला कौन सा, अलवर वाला जिला है। किस किस की सीमा लगती है, एक तो यहाँ पर भरतपुर की सीमा लगती है, दूसरा दौसा की सीमा लगती है, और तीसरा इसके साथ जयपुर की सीमा लगती है। तो बात करते हैं यहाँ पर पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो पहला है जयपुर, जयपुर पड़ोसी जिला है, दूसरा पड़ोसी जिला है दौसा, और तीसरा है भरतपुर। ये हुए इसके पड़ोसी जिले। पड़ोसी राज्य की बात करें, हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है, हरियाणा के साथ सीमा। और राजस्थान में यदि हम बात करें तो ये ऐसा जिला है जो एनसीआर में शामिल है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं अलवर के बारे में, राष्ट्रीय राजधानी में शामिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रूरल क्षेत्र इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला, ये एक ऐसा जिला जो पूर्ण रूप से शामिल है। बाकी जयपुर भी प्रस्तावित है उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो शामिल जिला है वो कौन सा है राष्ट्रीय राजधानी में, वो अलवर जिला माना जाता है। मतलब यहाँ पर दिल्ली के कानून भी लागू होते हैं। और यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो ये तो अलवर जिला है ही है। पड़ोसी जिले कौन से, एक तो है भरतपुर, दूसरा है दौसा, और तीसरा कौन सा हो गया, जयपुर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो तीन जिले हैं ये इसके पड़ोसी जिले हैं, सीमावर्ती जिले भी इनको हम कह सकते हैं। पड़ोसी का मतलब जो पास में है जिले, पड़ोसी तो जैसे हम झुंझुनू सीकर को भी कह सकते हैं, लेकिन ये सीमावर्ती जिले नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनको साथ में नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल होगी, एक तो होगी साबी जो जयपुर से आती है, इसके अलावा एक होगी रूपारेल, इसके अलावा एक हम बात करते हैं सोती, इसे सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा झील जलाशय की हम बात करें तो झील जलाशय में एक तो इसमें है सीली सेठ झील, सीली सेठ झील जिले में स्थित प्रमुख प्रसिद्ध है। एक है इसमें जय सागर बांध, जय सागर बांध है। अब यहां पर कई बार इसको क्या जयसमंद बांध भी दे रखा है, तो हम इसको जयसमंद बांध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जयसमंद बांध
अब जयसमंद झील के बारे में पूछ लिया जाए, राजस्थान में जयसमंद झील कहां पर है, तो उदयपुर में है। लेकिन मान लो ऑप्शन में उदयपुर ना हो, एग्जामिनर ये चाहता है कि क्या अलवर में जो जयसमंद बांध है, बांध और झील में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इस वजह से एग्जामिनर इनको सिमिलर रूप से पूछ सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे जो प्रसिद्ध झील है जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, वो झील कहां पर है, राजस्थान में उदयपुर जिले में है। लेकिन उसी से मिलता जुलता जो नाम यहां पर देखने को मिल रहा है, जय सागर बांध या जयसमंद बांध, ये कहां पर है, अलवर में है। बिल्कुल क्लियर यहां तक? हाँ जी, तो बिल्कुल ध्यान रखें, सिल्ली सेठ को बिल्कुल नंदन कानन कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं तो पूर्व में इसका नाम था NH8, NH8 इसका नाम था। और वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम, तो वर्तमान में इसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग NH48, जो दिल्ली से मुंबई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जयपुर से गुजरता है। वही राष्ट्रीय राजमार्ग, वही NH जो है नेशनल हाईवे, वो अलवर से गुजरता है। मिट्टियों की यदि हम बात करें तो जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। जलवायु की यदि हम बात करें तो मध्यम प्रकार की जलवायु, या फिर हम इसे स्वास्थ्य प्रद भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य प्रद जलवायु भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलवर ऐसी जगह जयपुर के पास में पड़ता है, तो यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, मतलब यहाँ पर गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है, वर्षा भी ठीक ठाक होती है, इसलिए मध्यम प्रकार की हम इसे जलवायु कह सकते हैं। वनस्पति की यहाँ पर हम बात करें तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जिले में फैला हुआ है। तो अभी हम अभ्यारण्य की बात करेंगे, अभ्यारण्य के अंदर क्या क्या विशेषता है। तो ये हमने सामान्य बात की जिले के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं मैप के संदर्भ में कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न सीधा बन सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोट कासिम के बारे में, तिजारा के बारे में, किशनगढ़ के बास के बारे में, रामगढ़ के बारे में। रामगढ़ जयपुर में भी है, जिसे जमवा रामगढ़ कहा जाता है। लक्ष्मणगढ़, कठूमर, अलवर, बानसूर, मुंडावर, बहरोड। तो बहरोड के लिए बहरोड पशु मेला प्रसिद्ध है, बहरोड पशु मेला प्रसिद्ध, यहाँ का क्या है, पशु मेला प्रसिद्ध है। इसके अलावा थाना गाजी की बात करें, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान में लाल मूर्तियों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, थाना गाजी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाल मूर्तियों के लिए, लाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, लाल मूर्तियों के लिए जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। राजगढ़ की यहाँ पर हम बात करते हैं, राजगढ़ क्यों फेमस है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तो नारायणी देवी का यहाँ पर मंदिर है, नारायणी माता या नारायणी देवी कह सकते हैं, नारायणी माता का यहाँ पर क्या है, मंदिर है। और ये नारायणी माता जो है नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है, नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है। और यहाँ पर हम बात करें राजगढ़ की, तो राजगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग भी है, यहाँ पर राजगढ़ का दुर्ग जो है वो प्रसिद्ध है। बात करेंगे कल की क्लास में यहाँ पर कौन कौन से किले जो है वो फेमस है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कोट कासिम के बारे में, कोट कासिम के बारे में यहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये हमने मैप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। इसके अलावा बहुत सारा यहाँ पर, जैसे हम भिवाड़ी की भी बात कर सकते हैं जो एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य की यहाँ पर मैप के माध्यम से हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट मैप के माध्यम से बन सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये वो पॉइंट है जिनको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बहरोड पशु मेले के बारे में पूछा गया है, कौन से जिले में बढ़ता है, लाल मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है ये पूछा गया है, राजगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया है, नारायणी माता लोक देवियों में प्रसिद्ध देवी है इसलिए इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पर प्रस्तावित है, राजस्थान में, तो वो एग्जाम में पूछा
गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखें आप सभी साथी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में। सरिस्का अभ्यारण्य जो है राजस्थान में बाघ परियोजना में अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है। बिल्कुल अभी तक सभी साथी लाइव नहीं आ चुके हैं, इसलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कल वाली संख्या आज वापस हो जानी चाहिए। भाई कितने कल साथी लाइव थे, तो बिल्कुल सभी को साथियों को शेयर करना है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंजू जी कुमार कह रहे हैं कि मैं बानसूर से हूँ, बहुत अच्छी बात है। बानसूर में मेरे मित्र भी रहते हैं, अलवर में मेरा कई बार आना जाना लगा रहता है। कोटपुतली, शाहपुरा उधर है ना, राजगढ़ की तरफ मैं आता रहता हूँ, बेरोड की तरफ, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप वहां से हो तो शेयर करो सभी साथी। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत अच्छी बात बताई। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख ही देते हैं चलो साथियों की मांग पर कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध, और एग्जाम में पूछा भी गया है राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो है वो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ये इस प्रकार के नाम जो है ना, जैसे पैरा कीट तोता जो है, जिसे टुईया तोता भी कहते हैं, हम घाघरोणी तोता भी कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं, वो तोता कहाँ पाया जाता है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आए हुए। अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर, अलवर के अंदर फैला हुआ है। स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। 1955 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। बताइए यहाँ पर बाघ परियोजना कब संचालित की गई, इसका आप सभी साथी कमेंट करेंगे। बाघ परियोजना जो है ये कब संचालित की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी अभ्यारण्य के बारे में। तो ये अभ्यारण्य, इसे बाघों की मांड कहा जाता है। बाघों की मांड कहा जाता है। और एक नोट लगाकर यहां पर हम लिख सकते हैं, 2000 का बढ़िया खड़ाखड़ नोट लगा करके लिखते हैं। नोट रणथंभौर अभ्यारण्य को, नोट रणथंभौर अभ्यारण्य को बाघों का घर कहा जाता है। बाघों का घर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं द टाइगर लैंड, बाघों की भूमि या बाघों का घर कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए बाघों की मांड किसे कहते हैं, तो रणथंभौर जो है उसे बाघों की मांड नहीं कहते हैं। बाघों की मांड 1972-73 में आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 1972-73 के अंदर तो बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी, यहाँ पर उस समय बाघ परियोजना संचालित नहीं हुई थी। एक सीरा राम जी सारण का आंसर आ रहा है 1978, बिल्कुल। और सभी साथी कमेंट करें तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर जो जो स्थान स्थित है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले क्रास्का व काकनवाड़ी पठार, क्रास्का व काकनवाड़ी पठार किसमें है, इस अभ्यारण्य क्षेत्र में है। नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपोल का हनुमान जी मंदिर भी प्रसिद्ध है। पांडुपोल हनुमान जी यहां पर प्रसिद्ध है। क्रास का काकनवाड़ी के पठार यहां पर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यहां पर पांडुपोल स्थित है। इसके अलावा काकनवाड़ी दुर्ग भी यहां पर स्थित है, काकनवाड़ी दुर्ग भी है। इसके अलावा यहां पर सरिस्का पैलेस भी स्थित है, सरिस्का पैलेस। और इसी होटल का नाम क्या है, होटल टाइगर डेन, होटल टाइगर डेन। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है किस अभ्यारण्य क्षेत्र में होटल टाइगर डेन संचालित है आरटीडीसी के द्वारा, तो ये टाइगर डेन होटल कहां पर है, ये होटल यहीं पर है, बिल्कुल। तो सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। नीलकंठ महादेव का मंदिर यहां पर है। बाघ परियोजना की बात करें तो यहां पर 1978 से लेकर 79 के अंदर जो है वो परियोजना जो है वो प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा हम बात करें 2008 में यहाँ पर, 2005 में यहाँ पर बाघ शिकार प्रकरण को लेकर यह अभ्यारण्य चर्चा में आया था, और 2008 में वापस यहाँ पर बाघों को क्या है, विस्थापित किया गया था। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, अलवर जिले में यह है। यहाँ पर स्थापना की बात करें तो 1955 में इसे अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया था। इसे बाघों की मांड कहते हैं, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना।
मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब तक हरे कबूतरों के लिए प्रश्न आ चुका है, बाघों की मांड के बारे में प्रश्न आ चुका है, इसकी स्थापना कब हुई, और क्रास्का और काकनवाड़ी के जो पठार है इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। काकनवाड़ी दुर्ग जो है बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग रहा है, और औरंगजेब के और दारा सिकों के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय ये दुर्ग जो है और ज्यादा चर्चा में आ गया था। होटल टाइगर डेन जो है वो यहाँ पर संचालित है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें अलवर चित्र शैली के बारे में। अलवर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल जो है यहाँ के शासक महाराजा विनय सिंह का समय माना जाता है। महाराजा विनय सिंह का समय, महाराजा विनय सिंह जी का समय जो है माना जाता है। यहाँ के चित्रों में कौन कौन से चित्र, गणिकाओं के चित्र प्रसिद्ध हैं। गणिकाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध शैली, गणिकाओं के चित्र इसमें बने हुए हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है गणिकाओं के लिए राजस्थान की कौन सी चित्र शैली मानी जाती है। यह चित्र शैली मानी जाती है। इस शैली की यदि बात करें तो इस पर मुगल व अंग्रेज, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी शैली का प्रभाव सर्वाधिक है। अंग्रेजी शैली का प्रभाव सर्वाधिक। महाराजा विजय सिंह जी का संबंध आ जाए तो महाराजा विजय सिंह जी का संबंध किससे है? मारवाड़ में भी विजय सिंह जी हुए हैं और जयपुर में भी विजय सिंह जी हुए हैं, लेकिन अलवर वाले जो शासक हैं उनका नाम क्या है? महाराजा विनय सिंह। अब आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं जिनका संबंध इस चित्र शैली से है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से चित्रकार हैं जिनका इस शैली से संबंध है। बताए फटाफट सभी। हाँ जी, तो बिल्कुल इसके प्रमुख चित्रकारों में यदि हम बात करें तो एक नाम आता है मूलचंद और वह आता है गुलाम अली। ये इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अलवर प्रजामंडल की हम बात करते हैं। इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना बताइए आप। देखें 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी संस्थापक सदस्य कौन कौन है ये सभी आप साथी कमेंट करेंगे। देखेंगे अलवर प्रजामंडल जो है उसके संस्थापक सदस्य कौन है। तब तक मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं। बिल्कुल जमुना लाल बख्शी राम जी जो है वो भी इसके बिल्कुल हो सकते हैं। अलवर में भूसावर अली बख्शी ख्याल बिल्कुल सही है। बलदेव सहदेव नंदराम ये सही नाम है। बलदेव नंदराम सहदेव बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जिस भी साथी ने कमेंट किया बहुत अच्छी बात है। अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल इसकी स्थापना जो है हुई थी, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट कमेंट आप करें, इस प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य कौन है? बिल्कुल मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। और जो भी ये साथी जो है आपस में फालतू की जो चर्चाएं कर रहे हैं ना, इसमें आप अपना खुद का और दूसरों का समय वेस्ट ना करें साथियों, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना चल रहा है। कंपटीशन बहुत ही खतरनाक है। कांतिलाल जी चौतानी का जो नाम आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। कांतिलाल जी चौतानी का संबंध अलवर प्रजामंडल से नहीं है। बिल्कुल देखें। हाँ जी, तो मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। फालतू कमेंट कोई साथी नहीं करें। ये बहुत सारे कमेंट मैं देख पा रहा हूं, तो इस कमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहां पर यदि कोई प्रश्न के माध्यम से कमेंट पूछा गया था आप उसका जवाब दें, अच्छा लगेगा। हरि नारायण जी शर्मा और कुंज बिहारी जी मोदी, बिल्कुल दो नाम सही आए हैं। हरि
नारायण जी शर्मा और कुंज बिहारी जी मोदी। हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी भी याद रख लोगे आप, तब तक आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कुंज बिहारी मोदी। तो बिल्कुल इस प्रकार से कमेंट करो तो मजा आता है यार, कि वास्तव में लग रहा है कि बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी पढ़ रहे हो। बिल्कुल भूतिया किले भानगढ़ के बारे में, तो जैसे अभी मान लो अपन कहीं बात करते हैं, कहीं जाते हैं, जिमना शुरू होता है, सबसे पहले अपने पास पत्तल धोने रखेंगे, पत्तल धोने के बाद में ही रसोई परोसी जाएगी। पत्तल धोने आए नहीं, उससे पहले कह रहे हैं गुलाब जामुन लेके आओ, हम तो गुलाब जामुन खाएंगे, हम तो यहाँ जिमने में भी गुलाब जामुन खाने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल भानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। आप सभी साथी जो है जो नाम ले रहे हैं भानगढ़ दुर्ग का, भानगढ़ दुर्ग के अलावा हम दूसरे दुर्गों की भी बात करेंगे, बाला के किले की भी बात करेंगे, अलगू राय दुर्ग के बारे में भी बात करेंगे, राजगढ़ दुर्ग के बारे में भी बात करेंगे, भानगढ़ के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल बात करने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वागड़ की धरा से प्रणाम कर रहे हैं गुरु प्रसाद जी मानत, बिल्कुल आपको प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम है। और जमेका जी लाल रेगर जो है कमेंट करें, हरिमोहन जी शर्मा, कुंज बिहारी जी मोदी, बिल्कुल सही आंसर है। गंगा जी गोदारा का भी सही आंसर है, कुंज बिहारी जी बिल्कुल सही है। एक नाम यदि आ जाए तो दोनों में, ये प्रमुख नाम है लेकिन दोनों नाम जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंपोर्टेंट है, एग्जाम में दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। ये कौन है? इनके संस्थापक सदस्य है। स्थापना कब हुई है एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं राव राजेंद्र सिंह जी के बारे में। राव राजेंद्र सिंह जी के बारे में एग्जाम में अब तक बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इनको भारत का वाटरमैन कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं भारत का जल पुरुष, भारत का जल पुरुष इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं, जोहड़ वाले बाबा। वाटरमैन ऑफ इंडिया का हिंदी में नाम क्या है? पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा। एग्जाम में पूछा गया है कहां के निवासी हैं? ये अलवर के निवासी हैं, अलवर निवासी। तो यहां पर अलवर निवासी है। सौरभ सिंह जी शेखावत की बात करें, भाई सेना में ये एक अधिकारी हैं और सेना में अधिकारी रहते हुए एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। तो यहां पर हम बात करते हैं एवरेस्ट फतेह है, या फिर लिख सकते हैं चढ़ाई। एवरेस्ट फतेह करने वाले, एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम राजस्थानी जो है हम कह सकते हैं कि इनको माना जाता है। तो एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? सौरभ सिंह जी शेखावत है, अलवर निवासी हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। संत चरण दास जी के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, संत चरण दास जी के बारे में। तो इनकी महिला शिष्याओं को लेकर एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। महिला शिष्याओं के नाम क्या है? दयाबाई व सहजोबाई। इन्होंने 42 नियम दिए थे, 42 नियमों के पालन पर जोर दिया था इन्होंने। तो यहां पर लिख सकते हैं 42 नियमों के पालन पर जोर इन्होंने दिया था। इसके अलावा इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने की थी, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में आए थे। इस चरणदासी संप्रदाय की यदि हम बात करें, कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ, तो प्रमुख पीठ कहां पर है? इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है, लेकिन इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था अलवर जिले के अंदर, अलवर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर अलवर जिले में जन्म होने के कारण ही हमने इनको यहां पर पढ़ा। लाल दास जी के बारे में बात करते हैं, तो लाल दास जी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था?
लाल दास जी का जन्म जो है वो हुआ था अलवर जिले के अंदर। अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? प्रमुख पीठ नगला जहाज के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है, नगला जहाज। और आप सभी साथी कमेंट करेंगे ये नगला जहाज कहां पर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नगला जहाज राजस्थान में कहां पर है। इसके अलावा हम बात करते हैं, लाल दासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। लाल दासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। तो यहां पर आप सभी साथी कमेंट करेंगे नगला जहाज कहां पर है। बिल्कुल, चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में है बिल्कुल। और इनका जन्म जो है वो कहां पर? अलवर में हुआ था। विश्नोई संप्रदाय वाले जो है 29 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 अर्थात बिश्नोई जो है 29 नियमों के पालन करने के बाद उनको कहा गया था। हाँ जी, तो नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर में। एक साथी का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है मुझे कि आप सभी लाइव तो हैं, लेकिन इसमें से आधे क्या है, बॉडी इज प्रेजेंट माइंड इज एब्सेंट, क्योंकि क्लास तो देख रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, मन कहीं दूसरी जगह ही चल रहा है। मन वातो 10 दिशा फिरे न जीभ फिरे मुख माय। तो बिल्कुल इस तरीके से जीभ तो मुंह में रखनी है लेकिन मन को 10 दिशाओं में नहीं दौड़ाना है। दिशाएं 4 ही होती है और उन्हीं दिशाओं में उनको दौड़ाना है। और जहां तक हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उसमें दौड़ाना है। भरतपुर का आंसर आ रहा है सभी साथियों का, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। नगला जहाज भरतपुर में है। प्रश्न पूछा गया है लाल दासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नगला जहाज में है। नगला जहाज कहां पर है? भरतपुर जिले में है। लाल दासी संप्रदाय की यहां पर पीठ है और संत लाल दास जी जो हैं इन्होंने यहां पर स्थापना की थी। अब यहां पर बात करते हैं, संत लाल दास जी जो है मूल रूप से क्या थे? पहले तो ये मुस्लिम थे और बाद में ये निर्गुण संत बन गए। निर्गुण संत बन गए थे। तो यहां पर बात करते हैं, पहले तो ये मुस्लिम थे लेकिन बाद में निर्गुण संत बन गए थे। तो यहां पर निर्गुण संत बन गए। अलवर में इनका जन्म हुआ। प्रमुख पीठ नगला जहाज में है। लाल दासी संप्रदाय इन्होंने चलाया। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है कि किस संप्रदाय का संबंध किससे है, संप्रदाय को चलाया किसने था, संप्रदाय की स्थापना किसे की थी। बिल्कुल घनश्याम जी जाट कह रहे हैं कि जोरदार। बिल्कुल घनश्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मुसलमान या मुस्लिम थे लेकिन इनका नाम क्या है? संत लाल दास जी हैं। चूंकि इन्होंने दीक्षा लेने के बाद में निर्गुण संत को अपना लिया था, निर्गुण परंपरा को माना इन्होंने। इसके बाद में हम बात करते हैं नीमूचना हत्याकांड के बारे में। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? आप सभी साथी कमेंट करेंगे। तो नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? तो यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर राजस्थान के जनरल डायर छाजू सिंह ने गोलीबारी की। छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी, यहां पर छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी हो गई, इसलिए राजस्थान का जनरल डायर जो है वो छाजू सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है? छाजू सिंह को कहा जाता है। इस घटना के बारे में, इस घटना की गांधी जी ने क्या की? निंदा की। और निंदा करते हुए क्या कहा गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा? डबल डायरिज्म है ये, तो डबल डायरिज्म है अर्थात दोहरी डायरशाही है ये, दोहरी डायरशाही बताया। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है गांधी जी ने राजस्थान की किस घटना के बारे में कहा? ये तो डबल डायरिज्म है अर्थात ये तो दोहरी डायरशाही है। भाई डायर ने जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में घटना की थी उसी प्रकार से ये घटना यहां पर हो गई। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो मानगढ़ पहाड़ी पर हुई घटना को कहा जाता है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर रहे हैं। 1923 कमेंट आ रहा है। एक साथी का कमेंट आया है सीरा राम जी सारण का कि 14 मई 1925। बिल्कुल सही बात है, 14 मई को यह घटना घट गई थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 14 मई
1925 को यहाँ पर घटना हुई जब किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को लेकर उनकी मांगे थी कि भाई हमारी मांगे पूरी की जाए। छाजू सिंह जी ने आकर के उनकी मांग के विरुद्ध क्या किया, मामला उठा दिया। छाजू सिंह जी ने यहाँ पर आकर के आदेश दे दिया कि भाई गोलीबारी की जाए। किसानों के ऊपर गोलीबारी हो गई और यहाँ पर एक प्रकार से ये वही घटना घट गई जो घटना जलियांवाला बाग के अंदर अमृतसर में घटी थी। और समान घटना होने के कारण छाजू सिंह की तुलना हम राजस्थान के जनरल डायर से कर रहे हैं। जनरल राजस्थान का जनरल डायर इनको कहा जाता है। गांधी जी ने इस घटना के बारे में कहा था ये तो डबल डायरिज्म है। जिस प्रकार से डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटना की उससे भी डबल डायरिज्म का मतलब उससे भी ज्यादा मतलब एक विनाशकारी घटना जो है यहाँ पर मानी जाती है। राजस्थान का इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अलवर से है। तो ये आज की जो अपनी क्लास थी किससे संबंधित है? बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख सकते हैं नोट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो यहां पर आज की अपनी जो क्लास थी एक बार रिवीजन करते हैं आज से हमने क्या क्या पढ़ा है। देखें तो यहाँ पर आज हमने परिवहन कोड की बात की जो कि RJ02 है। RJ01 अजमेर का कोड माना जाता है। नेक्स्ट बात करें उपनामों के बारे में। उपनामों में जनरली हम दो प्रकार के उपनाम देखते हैं। प्राचीन नाम साल्व प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था। अलवर को पहले साल्व प्रदेश कहते थे। मत्स्य जनपद का भी हिस्सा हुआ करता था अलवर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मत्स्य जनपद का हिस्सा। मत्स्य जनपद का हिस्सा भी कह सकते हैं। जब मत्स्य संघ बना था तब जो है एक प्रकार से अलवर से इसकी शुरुआत हुई थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो है इसमें शामिल हुआ था। अलवर के महाराजा तेज सिंह जी जो है राजस्थान में एकीकरण की पहल करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उनको मजबूरन इसकी पहल करनी पड़ी थी क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो हत्याकांड हुआ था उसमें उनका नाम आ रहा था कि ये नाथूराम गोडसे को जो बंदूक दी गई है ये बंदूक आपके नाम पर है। इस प्रकार से आरोप लगा करके उनको कन्विंस किया गया कि आप बिल्कुल इसके अंदर भाग लीजिए और आप अकेले ही भाग नहीं लोगे, आप दूसरी रियासतें जो आपके पास है उनको भी कन्विंस करने का आपको ही काम दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं शुभंकर के बारे में। सांभर नेक्स्ट क्षेत्रफल की बात करें 8,380 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 36.74 लाख यहाँ की जनसंख्या है। जयपुर की जनसंख्या की हमने बात की थी, इसकी जनसंख्या कितनी है? कल ही बात की थी हमने, 66.26 लाख इसकी जनसंख्या है। और जोधपुर की जो जनसंख्या है इससे थोड़ी सी ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता के मामले में 70.7% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 895, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 895 संख्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनघनत्व के बारे में। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर लंबाई इंटू चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। इस जो घनत्व वाली जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसमें 438 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तहसीलों की बात करें अलवर, कोट कासिम, राजगढ़, रामगढ़, बहरोड, मुंडावर, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, किशनगढ़ का बांस, कठुमर, तिजारा जो है यहाँ पर तहसीलें हैं। लोकसभा में अलवर यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है और महेंद्र बालक नाथ जी जो है यहाँ के सांसद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, दो नए नाम यहाँ पर जुड़ गए। कोट कासिम यहाँ पर शामिल नहीं है। बाकी राजगढ़, रामगढ़, बहरोड, मुंडावर, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, किशनगढ़ का बांस, कठुमर और तिजारा सभी इसमें शामिल है। पड़ोसी जिलों की यहाँ पर बात करें 3 इसके पड़ोसी जिले हैं जिसमें जयपुर, दौसा, भरतपुर शामिल है। पड़ोसी राज्य की बात करें हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर के बारे में। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। संपूर्ण जिला जो है वो NCR में शामिल है। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। पड़ोसी जिलों में हमने देखा था जयपुर, भरतपुर और दौसा जो है वो इस जिले के पड़ोसी जिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें प्रमुख नदियों में साबी, रूपारेल, सोती यहाँ पर प्रमुख रूप से नदियां हैं। और भी चूहड़ का नाम भी आता है, ऐसे छोटी मोटी नदियां, और ये सभी जो है बरसाती नदियां हैं। बरसाती
नदियां अर्थात बारहमासी एक भी नदी जिले में नहीं है। झील जलाशय में सबसे प्रमुख रूप से सिलीसेड झील मानी जाती है। जय सागर बांध, जिसे जय संबंध बांध भी कहा जाता है। कई बार यहाँ पर जो इसका नाम जो है वो क्या आ जाता है, नाम इसका जय संबंध झील भी आ जाता है ना। अपने जिला दर्शन वाली जो किताब है सर की, उसमें भी जय संबंध झील लिख रखा है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये सही है कि गलत है। वो बिल्कुल सही है, जय संबंध झील और बांध एक ही बात है। क्यों एक नाम से दो झीलें नहीं हो सकती क्या? लेकिन यहाँ पर अब यदि हम बात करें, एग्जाम में यदि प्रश्न बन जाता है कि एग्जाम में प्रश्न आ गया है, मान लो कि यहाँ पर जयसमंद झील राजस्थान में कहां पर है, भले ही अलवर ऑप्शन में हो, लेकिन जब तक उदयपुर ऑप्शन में है अपने को आंसर उदयपुर ही देना है। लेकिन मान लो उदयपुर आंसर में नहीं है तो हम अलवर भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन की। परिवहन यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH8 गुजरता था पहले, जो इसका पुराना नाम है NH8 है, वर्तमान में नया नाम NH48 इसका कर दिया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है? दिल्ली से मुंबई तक का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। दिल्ली से मुंबई और वाया जयपुर हम कह सकते हैं, वाया जयपुर जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। मिट्टियों की बात करें, जलोढ़ मिट्टी जो है वो जिले में पाई जाती है। जलवायु की बात करें, मध्यम प्रकार की यहाँ पर जलवायु है, स्वास्थ्यप्रद जलवायु हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वनस्पति की बात करें, सरस का वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, तो बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं बेरोड पशु मेला, बेरोड का प्रसिद्ध है। लाल मूर्तियां जो है वो थानागाजी की प्रसिद्ध है। राजगढ़ की बात करें तो यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर है। नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी मानी जाती है और यहाँ पर प्रसिद्ध राजगढ़ दुर्ग भी है। और बात करते हैं कोट कासिम की, तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करें सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में, अलवर जिले में स्थापित है। स्थापना 1955 में होती है। यहाँ पर बाघ परियोजना संचालित है। इसे बाघों की मांड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी एग्जाम में आ चुका है। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में एक बार प्रश्न आया था, क्रास्का और काकनवाड़ी के जो पठार हैं वो किस अभ्यारण्य के अंदर हैं? तो क्रास्का और काकनवाड़ी के जो पठार हैं वो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पांडुपोल हनुमान जी यहाँ के प्रसिद्ध है। काकनवाड़ी यहाँ पर दुर्ग है। सरिस्का पैलेस यहाँ पर होटल है, जिसे होटल टाइगर डेन के नाम से जानते हैं। और रणथंभौर अभ्यारण्य की बात करें, इसे बाघों का घर कहते हैं, मतलब इसे द लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अलवर चित्र शैली की बात करें, स्वर्ण काल इसका महाराजा विनय सिंह जी के समय था। महाराजा विनय सिंह जी यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक रहे, जबकि विजय सिंह जी का संबंध जयपुर और मारवाड़ के शासकों से है। गणिकाओं की यहाँ पर बात करें, वेश्याओं के चित्र इसमें सबसे ज्यादा बने हुए हैं। वेश्या मतलब गणिकाएं होती है एक प्रकार से, तो यहाँ पर हम बात करते हैं गणिकाओं के चित्र इसमें प्रसिद्ध है। और इस शैली पर सबसे ज्यादा मुगल और अंग्रेज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, किस शैली पर अंग्रेज और मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा है, किस शैली पर मुगल प्रभाव बिल्कुल नहीं है? इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चित्रकारों में बात करें, मूलचंद, गुलाम अली इसके दो प्रमुख चित्रकारों के नाम हैं, लेकिन बलदेव नंदराम सहदेव जो है ये भी दो अन्य नामों में शामिल किए जा सकते हैं। अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं, 1938 में स्थापित किया गया। हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी जो हैं वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। राव राजेंद्र सिंह जी की बात करें, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। जोहड़ वाले बाबा भी इनको कहते हैं, पानी वाले बाबा भी इनको कहते हैं। कहाँ के हैं ये? अलवर निवासी हैं। अब तक इनसे दो बार प्रश्न आया है। पहली बात तो राव राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, किस जिले के निवासी है? अलवर के। दूसरा, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनको वाटरमैन या जोहड़ वाले बाबा, पानी वाले बाबा कहते हैं। सौरभ सिंह जी शेखावत की बात करें, सेना में अधिकारी हैं ये, और एवरेस्ट फतेह करने वाले राजस्थान के प्रथम राजस्थानी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें संत रामचरण जी की, इनकी प्रमुख पीठ जो है वो दिल्ली में है। इनका जन्म अलवर में हुआ था। चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। अपने अनुयायियों को 42 नियमों के पालन करने पर इन्होंने जोर दिया। इनकी महिला शिष्यों के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, चरणदासी संप्रदाय से संबंधित महिला शिष्याओं के नाम बताइए, जिसमें दयाबाई और सहजोबाई, इनका संबंध कहां से है? अलवर से है। नेक्स्ट संत दास जी की बात करें, संत लाल दास जी की बात करें, ये रामचरण जी नहीं है, यहां पर हम बात करें संत चरण दास जी इनका नाम है, संत चरण दास जी। तो यहां पर हम बात करते हैं चरण दास, संत चरण दास जी जो है इनका नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल दास जी के बारे में। निर्गुण संत परंपरा के थे, जाति से मुस्लिम थे, लेकिन बाद में संत बन गए। तो संतों की कोई जाति नहीं होती है। अलवर में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख पीठ इनकी नगला जाज में है। नगला जाज कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर
पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाल दासी संप्रदाय इन्होंने चलाया था, और ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, लाल दासी संप्रदाय किन्होंने चलाया था, राजस्थान पुलिस में आ चुका है। नीमूचौड़ा हत्याकांड की बात करें, 14 मई 1925 को यह घटना हुई थी। छाजू सिंह के नेतृत्व में सेना ने गोली चला दी किसानों के ऊपर, बहुत सारे किसान वहां पर मतलब एक प्रकार से मारे गए। इन्हें राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना की और कहते हुए कहा कि यह घटना तो डबल डायरिज्म है, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटना हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक घटना यहाँ पर हो गई, अर्थात इसको दोहरी डायरेशाही इन्होंने बताया। राजस्थान का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग जो है वो मानगढ़ पहाड़ी वाली घटना को कहा जाता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये कहां पर पड़ती है जगह? ये अमृतसर पंजाब में पड़ती है। इसके अलावा यही आज की अपनी जो क्लास थी, समाप्त होती है अलवर जिला दर्शन का पहला पार्ट। कल हम बात करेंगे अलवर के इतिहास के बारे में, अलवर में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। सभी साथी जो क्लास को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी साथी लाइव आ जाते हैं, सबसे पहला काम क्लास को लाइक करना है, उसी के बाद लाइव देखना प्रारंभ करना है। अपने मित्रों को समय मिले तो शेयर भी करना है। यूट्यूब चैनल पर साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपको वहां पर सूचना मिलती रहे, क्लास कब होगी, क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती रहती है, पुरानी क्लासों की भी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहती है। तब तक के लिए मैं अनुमति लेता हूं। कल मिलते हैं हम अलवर जिला पार्ट के 2 के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो राजस्थान A to Z के अंदर संपूर्ण राजस्थान के इतिहास पर आधारित प्रेमजी सर क्लास लेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद।